जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो यह हमारा 13वां वीडियो होगा इस सीरीज़ का, जिसमें घटना चक्र का हम लोग पूर्वावलोकन देख रहे हैं भारतीय इतिहास का। तो पहले के 12 वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया और आधुनिक भारत के इतिहास का भी कुछ सेक्शन देख लिया है। तो आज शुरू होगा हम लोग का यहाँ से कहाँ गया चैप्टर 48 नंबर चैप्टर से संविधान सभा हो गया था शायद, वहीं कहीं से शुरू होगा, देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा, अंतिम सरकार गठन। अच्छा, भारतीय 51 नंबर चैप्टर से शुरू होगा, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फिर बस ज़्यादा नहीं बचा हुआ है अभी इस चैप्टर में, अब ये किताब लगभग ख़त्म ही होने पे है। 51 नंबर चैप्टर, फिर आधुनिक इतिहास विविध हो जाएगा, फिर पुस्तक पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेख, फिर कला एवं संस्कृति, फिर परंपरागत पुरस्कार। तो बस इतना ही सेक्शन इसमें बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। लगभग यह बुक समाप्ति की ओर बढ़ गया है, 1-2 वीडियो और आएगा, फिर यह बुक पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम टाइम हो और आपको रिवीजन करना हो तो इससे कम से कम 2-3 बार तो ज़रूरी देखें, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आपको एग्ज़ाम में इसका अधिकतम फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपीएससी या और भी कई अन्य एग्ज़ाम जो कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें और आपको इससे लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर आ गया, भारत का संवैधानिक विकास। तो मैं इससे शुरू करने से पहले फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो 1773 में। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1773 ईस्वी में। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो यह था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह था 1773 ईस्वी। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल और बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। निम्नलिखित अधिनियमों में प्रथम बार किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो यह थे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यह थे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो यह थे ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं क्यों किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? तो एलिजा एम्पे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थे एलिजा एम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो यह था सी ऑप्शन, 1788 का एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो सी ऑप्शन, 1778 का एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो बी ऑप्शन, 1786 का एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो यह था 1786 का एक्ट। 1793 ईस्वी में एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इनकी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गए थे और महसूस करता था कि एक व्यक्ति को इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 में। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था 1813 में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो यह था 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो यह था 1813 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया था, तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इनके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्त प्रावधान किया गया था। फिर से चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इनके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। देख लेते बाकी इसका ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, यह बिल्कुल सही है। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी का पदनाम पर भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम में बदलना, यह भी बिल्कुल सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्यता के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यह थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? तो यह थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधि परिषद का सृजन किया गया था? तो यह था चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधि परिषद का सृजन किया गया था? तो यह था चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति हुई थी? तो यह था 1922 में। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो यह था 1922। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होगी, यह बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रशिक्षण का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा इसमें। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामन अधिनियम 1773, फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। फिर से नियंत्रण परिषद की स्थापना, यह हो जाएगा पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ पे फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है भारत में उपनिवेशी सरकार के अधिनियम और प्रावधान, तो इसका आंसर रहेगा ए हो जाएगा 2, 4, 3, 1। तो देखते हैं चार्टर एक्ट 1813, यह हो जाएगा भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर हो जाएगा बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह हो जाएगा चौथा नंबर। कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रावधान से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। फिर एक्ट ऑफ 1857, यह हो जाएगा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटिश में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2, 4, 3, 1। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो यह था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो यह था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो इसका स्टार मार्क हो जाएगा आंसर। आप लोग इसे यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? तो यह था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एक अधिकार खो दिया था कब? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लिखित में से
किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह था 1834 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश को प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था? तो यह था 1834 में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था कब? तो यह था 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था कब? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, केवल 2। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया। यह बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। यह बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो यह थे भारत परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो यह था 1892 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो यह था 1892। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह था 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो यह था 1861। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? यह था 1861। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन सा था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन सा? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये थे मिंटो मार्ले सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह था मिंटो मार्ले सुधार 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किसे? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1919 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सर लियोनिस कार्टर को। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिस कार्टर्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो यह था 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यह था 1919। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रावधानों में विभाजन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2
प्रवर्गों में विभाजन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था संवैधानिक सुधार से। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो यह था बी ऑप्शन, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का अधिकारता। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो यह था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? तो आया था 1919 में। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? तो 1919 में। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करें। तो यह अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम पर जाना जाता है, यह बिल्कुल गलत है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ था, यह भी सही है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। यह अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्म और केंद्रीय हो गई, यह बिल्कुल गलत है। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रतियोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। सत्ता का बड़ा भाग प्रांतों को प्रतियोजित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। फिर से कथन कारण वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन करना, यह बिल्कुल सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। फिर से द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन करना, यह बिल्कुल सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों से सम्मिलित थे कौन से? तो यह था ए ऑप्शन 1 और 2, मतलब एक संघ का प्रावधान और प्रांतों में स्वायत्ता देना प्रांतों को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्ता देना। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह आधारित था साइमन कमीशन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह था साइमन कमीशन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएँ थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स, यह बिल्कुल सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था, यह बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह बिल्कुल सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उपबंध था, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, यह बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो यह है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोध सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। फिर से 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी
तो डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है? तो यह है 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो यह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो यह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो यह था बी ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन 1936। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, मतलब 1926 और 1945। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो सी ऑप्शन ए और सी, 1926 और 1945 के निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंत निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह था 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंत निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह था 1945 में। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो यह था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो यह था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो यह था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किन्हें दी गई थी? तो यह थे गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो यह थे गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो यह थे भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो यह था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगने की मैं संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? तो यह थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगने की संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो यह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जो जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है तो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का प्रारंभ और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 73वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह था डी ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू होगा आधुनिक इतिहास विविध। तो यह शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो में बने रहें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही होगा यह देखना है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा 2 और 3।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू किया गया। यह दोनों सही है, तो बी ऑप्शन 2 और 3। 19वीं शताब्दी के किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों के आधार था? तो यह था रूस। 19वीं शताब्दी के किस देश के भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों के आधार था? तो यह था रूस। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है 1775 हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। फिर से 1775 हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1724 हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अब फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1780 से 1784, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो जाएगा 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा 1878 से 1880। ये ऑप्शन 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 में, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार हुआ था 1776 में और डिप्ले की पदच्युत हुई थी 1754 में। तो बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1 यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, यह बिल्कुल सही है। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट, यह भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भी सही है। दस्ताकांत मैल्कन, यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा दस्ताकांत मैल्कन, यह गलत है। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो यह है थॉमस मुनरो से। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो यह थॉमस मुनरो से। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलामिटी कहा गया है? तो यह है उड़ीसा अकाल 1866 से 67। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो यह है उड़ीसा अकाल 1866-67। भारतीय दूरदृष्टि संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यह था स्ट्रेची आयोग। भारतीय दूरदृष्टि संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यह था स्ट्रेची आयोग। यहाँ पे अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे। पुलिस आयोग एंटी मैकडोनल्ड हो जाएंगे। अकाल आयोग कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक हो जाएंगे। सिंचाई आयोग और थॉमस रॉबर्टसन हो जाएंगे। रेलवे आयोग, ये ऑप्शन 3, 1, 2, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, सबका डेट आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से दिया हुआ अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखना है कौन कौन सा सही सुमेलित है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है। 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध, यह सही है। 1724-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यह भी बिल्कुल सही है। 1845-46 द्वितीय सिख युद्ध, यह गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ABDC। पहले हो जाएगा डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, फिर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर हो जाएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी एंड अवध एक्ट। ए ऑप्शन ABDC। यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ सबका, आप लोग देख सकते हैं। सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4। आइए देखते हैं। बाल विवाह, MG रनाडे, थागी प्रथा का अंत, यह हो जाएगा कर्नल सलीमैन, विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर और पिंडारियों का दमन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर से देखते हैं। बाल विवाह हो जाएगा MG रनाडे, ठगी प्रथा का अंत हो जाएगा कर्नल सलीमैन, विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर और पिंडारियों का दमन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित कथनों
का परीक्षण करें। तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है इसका आंसर। मैं सारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार के संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहिलखंड का नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जिन्नत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें स्टार मार्क दिया हुआ इसका आंसर आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विज्ञापन या विज्ञापन दिया हुआ द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन द लाइफ साइज reproductions, cinematography. A few exhibition will be given at वेटसन होटल टुनाइट। 7 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो यह था 1896 में। यह आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 जुलाई को छपा था। कब? तो 1896 में। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? दिया जाता है लॉर्ड एटली को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन शासन है, यह कहा था किसने? तो यह कहते अरविंद घोष ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन शासन है, यह कहा था किसने? तो यह कहा था अरविंद घोष ने। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1894-93 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखन कौन था? तो यह था अरविंद घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो यह था अरविंद घोष। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। पहले हो जाएगा हकी के बंगाल गजट का प्रकाशन। फिर हो जाएगा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फिर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। फिर हो जाएगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो बी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। यहाँ पे सबका डेट दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो यह कहते एनी बेसेंट। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत कर सके? तो यह थे एनी बेसेंट। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ से हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह था ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से इनमें से किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह महात्मा गांधी का कथन था जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। किन दो नेताओं ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो यह थे गांधी और तिलक। किन दो नेताओं ने भारतीयों का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो यह थे गांधी और तिलक। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, यह बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर से प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे। फिर स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, यह दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विभाग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो यह थे जे बी मावलंकर। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो यह थे जे बी मावलंकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा जुलाई 1952 में जे बी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, यह बिल्कुल गलत है। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है लेकिन 2 सही है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो यह है 6 दिसंबर 1956। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो यह था 6 दिसंबर 1956। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर।
कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह था 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह था 1941। निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो यह थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो यह थे महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति के गौरव गान किया, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्रीय निर्माता के रूप में देखा, यह भी बिल्कुल सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्षों का समर्थन किया, यह बिल्कुल गलत है। वह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ऐसे रास बिहारी बोस। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह थे रास बिहारी बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो यह है महात्मा गांधी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो यह था महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह था सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह था सुभाष चंद्र बोस। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसे? तो यह जवाहरलाल नेहरू। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, प्रत्येक उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसे? तो जवाहरलाल नेहरू को। किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो यह थी 1854 में। किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो यह थी 1854। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। भारत में बॉय स्काउट, वॉल्चर और सिविल गार्ड आंदोलन का जन्मदाता थे कौन? तो यह थे बेडल पॉवेल। भारत में बॉय स्काउट, वाल्चर और सिविल गार्डन आंदोलन के जन्मदाता थे कौन? तो यह थे बेडल पॉवेल। डी ऑप्शन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 के रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। मतलब महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, यह गलत है। सहमति की आयु, यह सही है। और दंपति अधिकारों का प्रतिस्थापना, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं। रॉलेट एक्ट को सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, यह बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, यह भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था, यह भी सही है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 1931 के कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर भी ध्यान दीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना होगा। तो वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, यह भी गलत है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, यह भी गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में डी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो यह है जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्राज्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन थे? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद के समर्थक कौन थे? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमींदारवाद और
पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, यह थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवन कार है? तो यह थे फ्रैंक मोरेस। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवन कार है? तो यह है फ्रैंक मोरेस। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो यह थे बॉयकॉट। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो यह थे बॉयकॉट। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो यह थे NM जोशी। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो यह थे NM जोशी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, यह बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया, यह भी सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, यह गलत है। और कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 इसमें सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 3, 2, 1, 4। पहले हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। फिर हो जाएगा खुदीराम बोस की मृत्युदंड। और फिर हो जाएगा करजन वायली की हत्या। फिर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। ये ऑप्शन 3, 2, 1, 4। यहाँ पे देखिए सब डेट वाइज दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो इसमें हो जाएगा दांडी मार्च, डी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो यह है दांडी मार्च, डी ऑप्शन। पहले होगा चंपारण, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी गिरमटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के अनुमूलन में सहायक था, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, यह गलत है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? यह थे अरुणा आसिफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? यह थे अरुणा आसिफ अली। हम बहुत बड़ी भूल कर देंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह थे सरदार पटेल ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह थे सरदार पटेल। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो यह थे मौलाना हजरत मोहानी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो यह थे मौलाना हजरत मोहानी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम उत्तरदायी किसने ठहराया? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे आगा खां। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी? तो यह थे आगा खां। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो यह थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के स्थापना में क्रमशः सबसे कम वर्ष पहचानिए। तो यह है 1925 और 1925, बी ऑप्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे कम वर्ष पहचानिए।
तो यह बी ऑप्शन 1925 और 1925। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है क्या? तो यह अबुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है क्या? तो अबुल गफ्फार खां। इनमें से किसने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो यह खान अबुल गफ्फार खां। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो यह खान अबुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यह मेहता, तिलंग और तैयब जी। निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यह मेहता, तिलंग और तैयब जी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अबुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह था लाल कुर्ती, रेड शर्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ की गई आंदोलन का क्या नाम था? तो यह था लाल कुर्ती, रेड शर्ट। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो यह थे डॉक्टर BS मुंजे। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो यह थे डॉक्टर BS मुंजे। त्रिपुरा का देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन के 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुआ क्योंकि? बी ऑप्शन बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। त्रिपुरा का देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन के 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुआ क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। बी ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह थे बिहार के। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह थे बिहार के। महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर के महान चित्रकार के रूप में उभरे जिसे उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है देखना है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यह बिल्कुल सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, यह बिल्कुल गलत है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो यह थे हजारीबाग जेल में। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो यह थे हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो यह है आगा खां पैलेस, पूना में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो यह है आगा खां पैलेस, पूना में। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है कहाँ? तो यह है आगा खां महल, पुणे में, पुणे परिसर में। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है कहाँ? आगा खां महल, पुणे परिसर में। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के अधिकारी इतिहास के रचयिता थे? तो यह थे पट्टाभी सीतारामैया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो यह थे पट्टाभी सीतारामैया। भारत में उपनिवेश काल में हिल्टी आयोग का उद्देश्य था क्या था? तो बी ऑप्शन श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। फिर से, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एल्ड्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ए ऑप्शन। उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। कैथरीन मेयो, एल्ड्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांगत हुए थे क्या है? तो यह है 1943। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांगत हुए थे क्या है? तो यह है 1943 में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह था गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह था गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा? तो यह था गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह था गोवा। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो यह था पुर्तगीज। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो यह था पुर्तगीज। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखते हैं। वे समाजवाद से प्रभावित थे, यह बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, यह भी सही है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, यह भी सही है।
वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित है, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, यह गलत है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक बचशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं था, तो यह था कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, तो यह था कुर्मी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, यह गलत है। भारतीय नौसेना के विद्रोह 1946 में हुआ तब हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न 83 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, यह देखना है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुल स्कूल स्थापित किया, यह बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, यह भी सही है। केशव चंद्र सेन ने सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन। तो यह थे दादाभाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में पर आरंभ की गई थी। तो यह था 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो यह था 1892 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है ऑप्शन में, आप लोग चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कथन 3 और 4 गलत है, मतलब 1 और 2 इसमें सही है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुकनायक शुरू की थी, यह 1 और 2 इसमें सही है, मगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता लगाइए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 4, 3, 2, 1। पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। फिर हो जाएगा तुर्की को अर्पित शक्ति शर्तों की घोषणा। फिर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का निधन। फिर हो जाएगा कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। फिर से पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। फिर तुर्की को अर्पित शक्ति शर्तों की घोषणा। फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन। फिर हो जाएगा कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ये ऑप्शन 4, 3, 2, 1। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। भारत के लिए प्रांत में सर्वप्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो यह था केरल। केरल में प्रथम समाजवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। केरल में प्रथम समाजवादी राज्य सरकार की गठन किया गया था 1957 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इनमें देखना है कौन सा पहले हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। तो पहले हो जाएगा एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। फिर होगा भारत के उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, यह होगा। फिर हो जाएगा भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल का सरकार। फिर हो जाएगा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। बी ऑप्शन 3, 2, 1, 4। इनमें से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। तो यह था भारी औद्योगिकरण। निम्नलिखित से किसके पक्षधर नेहरू थे परंतु गांधी नहीं थे। तो यह था भारी औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो यह था कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा। तो यह था कराची अधिवेशन 1931। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। तो यह थे राजगोपालाचारी।
मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो यह था राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे विवरण में पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। फिर हो जाएगा गांधी ने आमरण अनशन किया तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। फिर कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे। दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी और उनसे अधिक है। तो यह 1939 के कांग्रेस संकट। ए ऑप्शन 2, 4, 1, 3 यहाँ पे आराम से दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्न में से सही कालानुक्रम में लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा बी, असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। बी ऑप्शन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन पहले, फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से कौन सी घटना सबसे अंतिम में हुई थी? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। यहाँ पे देखिए डेट सबका दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो रेलवे आयोग 1901 थॉमस रॉबर्टसन, फिर अकाल आयोग 1899 एंथी मैकडोनाल्ड, फिर हो जाएगा सिंचाई आयोग 1901 कॉलिन स्कॉट मॉनिक्रिफ, फिर हो जाएगा पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रयूस फ्रेजर। सी ऑप्शन 4, 1, 2, 3 यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। निम्न के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा दांडी यात्रा, फिर हो जाएगा गांधी ने समझौता, फिर हो जाएगा पूना पैक्ट। फिर पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा दांडी यात्रा, फिर हो जाएगा गांधी समझौता, फिर हो जाएगा पूना समझौता। इन घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा डी, 1, 4, 3, 2। पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी समझौता, फिर हो जाएगा सांप्रदायिक घोषणा, फिर हो जाएगा पूना समझौता। पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। इन घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनें। तो इसका बी हो जाएगा, पहले डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। बी ऑप्शन, डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। पहले हो जाएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, फिर कैबिनेट मिशन का पहुंचना, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई का प्रारंभ करना, फिर हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पहले सूरत विभाजन, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। फिर से पहले सूरत विभाजन, फिर साइमन कमीशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर खुदाई खिदमतगार। यहाँ पे अगला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यह हुआ था अल्लाह बख्श के द्वारा। खाकसार पार्टी यह था अलामा मुशरिकी, फिर खुदाई खिदमतगार यह हो जाएगा अबुल गफ़ार खां, और कृषक प्रजा पार्टी तो हो जाएगा फजलुल हक। सी ऑप्शन 2, 3, 1, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न 108 नंबर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह तो यह हो जाएंगे गांधी जी, फिर कुक्का आंदोलन हो जाएगा राम सिंह, फिर लाल कुर्ती हो जाएगा गफ़ार खां। ए ऑप्शन 4, 1, 2, 3 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है सुमेलित करने वाला। तो आप लोग इसे यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रोक 1-2 सेकंड के लिए रोकता हूँ। आप लोग पहले यह प्रश्न देख लीजिए ऑप्शन, फिर इसका आंसर स्टार बॉक्स में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट यह सही है। M.K. गांधी, चंपारण आंदोलन यह भी सही है। S.C. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक यह सही है। M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन यह गलत है। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, BG तिलक हो जाएगा होम रूल आंदोलन, अरुणा आसिफ अली हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजिनी नायडू हो जाएंगे धरसना रेड। फिर से विनोबा भावे हो जाएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, BG तिलक हो जाएंगे होम रूल आंदोलन, अरुणा आसिफ अली हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजिनी नायडू हो जाएंगे
धर्षणा रेट, ये ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास देशबंधु, यह बिल्कुल सही है, सी आर दास देशबंधु। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर सुमिलित करने के लिए दिया हुआ अगला प्रश्न। होम रूल आंदोलन हो जाएगा एनी बेसेंट, बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा एम वे गांधी, और स्वराज पार्टी का निर्माण हो जाएगा सी आर दास। फिर से होम रूल आंदोलन हो जाएगा एनी बेसेंट, बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पाटिल, असहयोग आंदोलन एम के गांधी, और स्वराज पार्टी का निर्माण हो जाएगा सी आर दास। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस से पूर्ण स्वराज की मांग, खान अबुल गफ्फार खां, याद जाएगा लाल कुर्ती अभियान, और वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे बरदौली सत्याग्रह। फिर से महात्मा गांधी हो जाएंगे लाल दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग, खान अबुल गफ्फार खां हो जाएंगे लाल कुर्ती अभियान, और वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे ये बरदौली सत्याग्रह। डी ऑप्शन 1, 4, 2, 3। निम्न का सही का क्रम बताइए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा ACDB, पहले हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हो जाएगा बंगाल का विभाजन, फिर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर सूरत का फूट। पहले रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर सूरत का फूट। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनका कालानुसार क्रम कीजिए। तो यह हो जाएगा 1, 2, 4, 3। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम के नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा CABD, पहले हो जाएगा होम रूल आंदोलन, फिर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता। पहले हो जाएगा होम रूल आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। यहाँ पर डेट दिया हुआ सबका, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। तो अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्री का कार्य असफल ही देखते थे, यह बिल्कुल सही है। प्रथम स्मारक संरक्षक कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था, यह भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने किया था, यह गलत है। तो और रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 इसमें सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो देखते हैं। रानी दुर्गावती हो जाएंगे गढ़ मंगल मंडल, महारानी अहिल्याबाई हो जाएंगी होलकर राज्य, महारानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी झांसी, और बेगम रजिया सुल्तान हो जाएगी दिल्ली। फिर से रानी दुर्गावती हो जाएगी होलकर राज्य, महारानी अहिल्याबाई हो जाएगी गढ़ मंडल, महारानी लक्ष्मी, एक मिनट, इसका आंसर ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2। रानी दुर्गावती हो जाएगी गढ़मंडल, महारानी अहिल्याबाई हो जाएगी होलकर राज, महारानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी झांसी, और बेगम रजिया सुल्तान हो जाएगी दिल्ली। निम्न घटनाओं का सही काल क्रम क्या है? तो यह देखना, बी ऑप्शन 4, 1, 3, 2। पहले हो जाएंगे बंग भंग, फिर लखनऊ समझौता, फिर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम, फिर हो जाएगा द्वैत शासन का प्रवर्तन। फिर से पहले हो जाएगा बंग भंग, फिर हो जाएगा लखनऊ समझौता, फिर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम, फिर द्वैत शासन का प्रवर्तन। निम्न घटनाओं को पढ़ें, इसमें सही कालानुक्रम देखना। तो 1, 2, 4, 3। पहले हो जाएगा लखनऊ समझौता, फिर चंपारण आंदोलन, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर खिलाफत आंदोलन। पहले लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग कांड, फिर खिलाफत आंदोलन। ए ऑप्शन 1, 2, 4, 3। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया, आप लोग चाहे तो यहाँ नीचे डेट देख सकते हैं। पहले हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर पार्लियामेंट सुधार, और फिर लखनऊ समझौता। इन घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें नीचे दिए गए कूट का सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ये स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, फिर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1। पहले हो जाएगा एक अधिनियम के रूप में रॉलेट अधिनियम को पास होना, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, फिर हो जाएगा बीजी तिलक की निधन। फिर से पहले हो जाएगा एक अधिनियम के रूप में रॉलेट अधिनियम विधि को पास होना, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, फिर बीजी तिलक का निधन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1-4-3-2। पहले हो जाएगा महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर सांप्रदायिक निर्णय, फिर पूना समझौता। पहले महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर सांप्रदायिक निर्णय और फिर पूना समझौता। निम्नलिखित घटनाओं के को कालानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4-2-1-3। पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन। सी ऑप्शन 4-2-1-3। 4-2-1-3। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 1-2-3-4। पहले हो जाएगा होम रूल आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग कांड, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। पहले होम रूल आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग कांड, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में घटित हुई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4-3-2-1। पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा घटना। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा घटना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1-2-4-3। पहले हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919, फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। फिर से पहले हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919, फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उन्हें सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड का पता करें। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 3-1-2-4। पहले हो जाएगा गृह शासन आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले गृह शासन आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ऑप्शन 3-1-2-4। निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा उन्हें नीचे कूटों का सही उत्तर का कालानुक्रम चयनित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4-2-1-3। पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर हो जाएगा स्वराष्ट्रित दल का निर्माण, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, फिर हो जाएगा नौजवान भारत सभा का निर्माण, फिर हो जाएगा दांडी मार्च। पहले जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर हो जाएगा स्वराजिस्ट दल का निर्माण, फिर हो जाएगा नौजवान भारत सभा का निर्माण, फिर हो जाएगा दांडी मार्च। इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, यह बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी बंगाल एसोसिएशन, यह भी सही है। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, यह भी सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4-3-2-1। 1883 हो जाएगा कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 हो जाएगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 हो जाएगा अखिल भारतीय देश राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। और 1932 हो जाएगा व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा। सी ऑप्शन 4-3-2-1। यहाँ पे अगला प्रश्न फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार, यह हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना हो जाएगा आंदोलन को वापस लिया जाना। दांडी यात्रा हो जाएगा नमक का अवैध निर्माण। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-2-5। यहाँ पे दिया हुआ है डेट के साथ, आप लोग चाहें तो नीचे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जन सेवा अधिनियम 1927, यह बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यह भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, यह भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय 1933, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय 1933, यह गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4-2-1-3। पहले हो जाएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर हो जाएगा महात्मा गांधी का दांडी यात्रा। फिर से पहले हो जाएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु,
फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर महात्मा गांधी का दांडी यात्रा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4। पहले हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर सरदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च। पहले हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, यह बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, यह भी सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडीलात, यह बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, यह गलत है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हो जाएगा। पार्लियामेंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान योजना, बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, फिर स्वतंत्रता आंदोलन 1947 हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अगस्त घोषणा हो जाएगा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। फिर से अगस्त घोषणा हो जाएगा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 4, 2, 3। तो भारत शासन अधिनियम 1935, कृषि प्रस्ताव हो जाएगा 1945, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940, और बेबल योजना हो जाएगा 1942। बेबल योजना हो जाएगा 1945। फिर से भारत शासन अधिनियम हो जाएगा 1935, कृषि प्रस्ताव हो जाएगा 1942, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940, और बेबल योजना हो जाएगा 1945। बी ऑप्शन 1, 4, 2, 3। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2, 1, 4, 3। पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा कृषि प्रस्ताव, फिर CR फार्मूला, फिर बेबल योजना। फिर से पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर कृषि प्रस्ताव, फिर CR फार्मूला, फिर बेबल योजना। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ए 1, 2, 3, 4। पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो योजना, फिर देसाई लियाकत समझौता। फिर से पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर देसाई लियाकत समझौता। वर्ष 1929 में जारी की गई दिवाली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? तो यह था डोमिनियन स्टेटस से। वर्ष 1919 में जारी की गई दिवाली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? तो डोमिनियन स्टेटस से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72, यह बिल्कुल गलत है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865-66, यह बिल्कुल सही है। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1867-68, यह बिल्कुल सही है। 76-78, यह बिल्कुल सही है। बंगाल का अकाल 1943, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अकाल 1871-72। यहाँ पे अगला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो बटलर समिति की रिपोर्ट हो जाएगी भारतीय राज्यों को परमोच्च शक्ति के बीच संबंध, भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। फिर हर्टोग समिति रिपोर्ट हो जाएगी ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना। हंटर जांच हो जाएगी भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर मूडी मैन समिति रिपोर्ट क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड समिति रिपोर्ट। तो डी ऑप्शन 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, यह बिल्कुल सही है। साइडर आयोग शिक्षा से जुड़े हुए थे, यह भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, यह भी बिल्कुल सही है।
लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुनेगा, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा गलत। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो सूरत विभाजन हो जाएगा 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हो जाएगा 1932, सर्वदलीय सम्मेलन हो जाएगा 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प हो जाएगा 1924, फिर से 1929, फिर से स्वराज विभाजन हो जाएगा 1907, सर्वदलीय अधिनिर्णय हो जाएगा 1932, सर्वदलीय सम्मेलन हो जाएगा 1928, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हो जाएगा 1932 और पूर्ण स्वराज का संकल्प हो जाएगा 1929। बी ऑप्शन 4 3 2 1। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1। पहले कामागाटा मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर हो जाएगा तिलक का होमरू लीग। पहले कामागाटू मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर तिलक का होमरू लीग। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4। पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हो जाएगा INA मुकदमा, फिर हो जाएगा रॉयल इंडियन नेवल रेजिडेंट का विद्रोह। ए ऑप्शन 1 3 2 4। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही कालानुक्रम चुनिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। पहले हो जाएगा होम रूल आंदोलन, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। पहले होम रूल आंदोलन, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो साइमन कमीशन हो जाएगा 1927, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाएगा 1885 और मॉन्टे मार्लो सुधार हो जाएगा 1909। फिर से साइमन कमीशन हो जाएगा 1927, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाएगा 1885 और मॉन्टो मिर्लो सुधार हो जाएगा 1909। निम्न का सही कालानुक्रम क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1 4। पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन। पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित है, तो इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित है, तो थियोडोर बैंक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यह बिल्कुल सही है। इल्बर्ट विल रिपन, यह भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, यह गलत है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 इसमें सही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोड का उनका सही कालानुक्रम चुनिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, तो यह था डी ऑप्शन 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चारों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। पहले गांधी का चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन 3 2 1 4। पहले हो जाएगा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो होम रूल लीग हो जाएगा, लोकमान्य तिलक नेशनलिस्ट पार्टी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय नेशनल लिबरेशन फेडरेशन हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और स्वराज पार्टी हो जाएगा चित्तरंजन दास। फिर से पहले हो जाएगा होम रूल लीग, लोकमान्य तिलक नेशनलिस्ट पार्टी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और स्वराज पार्टी हो जाएगा चित्तरंजन दास। यहाँ पे अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हो जाएगा 1909, कांग्रेस लियाकत समझौता हो जाएगा 1919, सांप्रदायिक अवार्ड हो जाएगा 1932 और मुक्ति दिवस हो जाएगा 1939। फिर से पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हो जाएगा 1909, कांग्रेस लीग समझौता हो जाएगा 1929, सांप्रदायिक अवार्ड हो जाएगा 1932 और मुक्ति दिवस हो जाएगा 1939। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। पहले हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिबंध, फिर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। फिर से पहले हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिबंध,
फिर वुड डिस्पैच, फिर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर रॉलेट अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। यहाँ पे कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3। पहले हो जाएगा क्रिप्स योजना, फिर हो जाएगा बेबल योजना, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, फिर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। फिर से पहले हो जाएगा क्रिप्स योजना, फिर हो जाएगा बेबल योजना, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, फिर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। यहाँ पे फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 3 4 2। पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हो जाएगा बेबल योजना, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हो जाएगा बेबल योजना, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। निम्नलिखित को कानूनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले 1 3 4 2। तो सबसे पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की योजना, फिर हो जाएगा बेबल का योजना, और फिर हो जाएगा मंत्रिमंडल मिशन की योजना। फिर से पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन की योजना, फिर बेबल योजना, और फिर मंत्रिमंडल का योजना। सी ऑप्शन 1 3 4 2। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कानूनानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 3 2 1 4। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और बेबल योजना। पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबल योजना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 4 2 3 1। पहले हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय, फिर हो जाएगा पुनः समझौता, फिर हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव। पहले सांप्रदायिक निर्णय, फिर पुनः समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि अनुसार सही स्थान पर रखिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। पहले हो जाएगा खिलाफत, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को कानूनानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2। पहले हो जाएगा चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा की घटना। पहले हो जाएगा चंपारण आंदोलन, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा घटना। यहाँ पे डेट दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। नीचे घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 4 2 3। पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पूना पैक्ट, फिर गांधी अरविंद पैक्ट। पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पूना पैक्ट, फिर गांधी अरविंद पैक्ट, फिर पूना पैक्ट। निम्न घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन 3 4 1 2। पहले हो जाएगा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर पूना पैक्ट। पहले हो जाएगा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी अरविंद समझौता, और फिर पूना पैक्ट। 172वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन 4 1 3 2। पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक प्रचंड। फिर से पहले हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर हो जाएगा गांधी अरविंद समझौता, फिर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक प्रचंड। निम्न का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से पता कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी सी। ए बी डी सी, पहले सी राजगोपालाचारी योजना, फिर बेबल योजना, फिर कैबिनेट मिशन योजना, फिर माउंटबेटन योजना। पहले सी राजगोपाल जी योजना, फिर बेबल योजना, फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन योजना। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 2 1 4। पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबल योजना। पहले हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबल प्लान। बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी 1945 में। बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1945 में यह प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ, तो मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, कम्युनल अवार्ड लिलिथगो हो जाएंगे, अगस्त ऑफर डलहौजी हो जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, डायार्की। फिर से मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, कम्युनल अवार्ड
नीलेथिगो हो जाएंगे, अगस्त ऑफर डलहौजी हो जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड हो जाएंगे डायआर्की। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा CABD। तो पहले हो जाएंगे वुड का घोषणा पत्र, फिर हो जाएगा हंटर आयोग, फिर हो जाएगा सैंडलर आयोग, फिर सर्जेंट आयोग। फिर से पहले हो जाएगा वुड की घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, फिर सैंडलर आयोग, फिर सर्जेंट योजना। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इंदु प्रकाश MG रनाडे, यह बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, यह भी बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, यह गलत है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो संथाल 1855, यह बिल्कुल सही है। कोल 1831, यह भी सही है। खासी 1829, यह भी सही है। अहोम 1815, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अहोम 1815। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आइए देखते हैं। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वराज दिवस हो जाएगा 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च हो जाएगा 12 मार्च 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 5 दिसंबर 1931। बी ऑप्शन 2, 1, 4, 5। अगला प्रश्न यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा गृह शासन आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, और अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। फिर से एनी बेसेंट हो जाएंगे गृह शासन आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, और अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, 2। पहले हो जाएगा CR फार्मूला, फिर हो जाएगा गांधी जिन्ना बातचीत, फिर हो जाएगा बेबल प्लान, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। पहले हो जाएगा CR फार्मूला, फिर गांधी इरविन बातचीत, फिर बेबल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं, तो जब तक यह चैप्टर समाप्त नहीं होता है हम यह वीडियो बंद नहीं करेंगे, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वीडियो को आराम से देखते रहें। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो पहला हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हो जाएगा 1937, और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942। असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हो जाएगा 1937, और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची को, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा समाजवादी पार्टी के अन्य लोगों का साथ गठन, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे होम रूल लीग के संस्थापक, और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रारंभ किया। फिर से मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे स्वराज पार्टी के अन्य लोगों के साथ किया गया गठन, फिर एनी बेसेंट हो जाएंगे होम रूल लीग के संस्थापक, और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें ए हो जाएगा गदर पार्टी लाला लाजपत राय, यह बिल्कुल गलत है। फ्रंटियर गांधी खान अबुल गफ्फार खान, यह बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, गदर पार्टी लाला लाजपत राय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो मॉन्टोस मार्ले सुधार, फिर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर हो जाएगा चौरी चौरा हिंसा, फिर हो जाएगा दांडी यात्रा। फिर से पहले मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर चौरी चौरा हिंसा, फिर दांडी यात्रा। बी ऑप्शन 2, 4, 1, 3। 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्न में से किसका उपबंध करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकारियों ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता लखनऊ समझौता 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन पद्धति का आरंभ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता लखनऊ समझौता हो जाएगा 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा द्विशासन पद्धति का आरंभ। नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम कोर्ट से ज्ञात करें। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 190 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के कालानुक्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 2 4 3 1। पहले पूना पैक्ट, फिर साइमन कमीशन, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। पहले पूना पैक्ट, फिर साइमन कमीशन, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। इसमें सही सुमेलित है चंपारण, राजेंद्र प्रसाद, खेड़ा, वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, या बिल्कुल गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही होगा सी ऑप्शन। निम्न घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा शिमला समझौता, फिर दांडी यात्रा, फिर तिलक की मृत्यु। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर शिमला समझौता। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर तिलक की मृत्यु, फिर शिमला समझौता, फिर दांडी यात्रा, फिर शिमला समझौता। ठीक है, पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर तिलक की मृत्यु, फिर हो जाएगा दांडी यात्रा, फिर शिमला समझौता। डी ऑप्शन 4 3 1 2। निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4 2 1 3। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर दांडी यात्रा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर दांडी यात्रा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे निम्न कोट को निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। पहले पूना पैक्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन। पहले पूना पैक्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1। पहले हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, फिर रॉयल इंडियन नेवी का गदर। फिर पहले हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर। अगला प्रश्न, नीचे दिए घटनाक्रमों को उनकी तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4। पहले हो जाएगा बंग भंग का निर्णय, फिर स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, फिर कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, फिर सूरत फाड़। फिर से पहले हो जाएगा बंग भंग का निर्णय, फिर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, फिर कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, फिर सूरत फाड़। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, या बिल्कुल गलत है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, या बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है। किसने कहा था डोलो की भांति साम्राज्यवाद दिव्यंगत हो चुका है? तो यह था क्लीमेंट एटली। किसने कहा था डोलो की भांति साम्राज्यवाद दिव्यंगत हो चुका है? तो यह था क्लीमेंट एटली। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही चले जाना चाहिए। किसने कहा? तो यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। यहाँ भारत में क्रांति होनी जा रही है और हमें जल्द ही चले जाना चाहिए, किसने कहा था? यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इससे व्हाइट मैन्स बॉर्डर कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह था सच्चिदानंद सिन्हा का। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडलों के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बॉर्डर कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह था सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो यह था हिरोशिमा। प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो यह था हिरोशिमा। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ? तो 1789 में। यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी डी ए बी। पहले चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर घटना, फिर मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा घटना। पहले चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर घटना, फिर मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा घटना।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन सा सही है देखना है। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत का प्रधानमंत्री की चौथी पदवी में थे, यह बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, यह बिल्कुल गलत है। फिर भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुआ, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। पहले हो जाएगा लखनऊ समझौता, फिर गांधी ऋण समझौता, फिर पूना समझौता, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। पहले लखनऊ समझौता, फिर गांधी ऋण समझौता, फिर पूना समझौता, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से वापसी। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है। तो लखनऊ समझौता 1916, यह बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन लखनऊ समझौता 1916। फिर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ सुमेलित करने के लिए तो बारदौली हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यारवदा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर से बारदौली हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यारवदा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन 2 4 1 3। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के मूल बंगला में की थी, यह बिल्कुल गलत है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अर्धवर्ष में 21 मार्च को पता, यह बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह भी बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। स्वतंत्र उत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1। पहले हो जाएगा खुश्चेव और बुल्गारिन की भारत यात्रा, फिर हो जाएगा दलाई लामा का भागकर भारत आना, फिर हो जाएगा चाउ इन लाई का भारत आगमन, फिर हो जाएगा गोवा मुक्ति। डी ऑप्शन 4 2 3 1। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब। तो यह था 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब। तो यह था 1972 में। भारत ने औपनिवेशिक ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। तो यह था पाकिस्तान। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। तो यह था पाकिस्तान। कृषक दिवस बनाया जाता है कब। 23 दिसंबर को। कृषक दिवस मनाया जाता है कब। तो 23 दिसंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो आचार्य से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, साहित्य अमर्त्य सेन हो जाएंगे, अर्थशास्त्र चंद्रशेखर हो जाएंगे, खगोल भौतिकी और बीनू मंडल हो जाएंगे क्रिकेट। फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, साहित्य अमर्त्य सेन हो जाएंगे, अर्थशास्त्र चंद्रशेखर हो जाएंगे, खगोल भौतिकी और बीनू मंडल हो जाएंगे क्रिकेट। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3। पहले हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, फिर हो जाएगा गांधी ऋण समझौता, फिर हो जाएगा भगत सिंह को फांसी, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, फिर गांधी ऋण समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा घटना पहले हुआ था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। पहले 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा, फिर गांधी ऋण समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। फिर से पहले 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फिर गांधी ऋण समझौता, फिर राजगुरु की फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे ऑपरेशन पोलो इनकलाब हो जाएगा 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन इकबाल, फिर बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। फिर से पहले सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो, इकबाल हो जाएंगे 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन, और बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। ये ऑप्शन 2 3 4 1। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था। तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना।
1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो यह था 1971 में। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो 1971 में। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युग कांग्रेस का सभापति कौन था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युग कांग्रेस का सभापति कौन था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो यह थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.बी. मेहता। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो यह थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.बी. मेहता। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ? तो यह था कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ? तो कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो यह है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो यह है द्विद्वंद्वक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संदर्भ की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो यह है द्विद्वंद्वक भौतिकवाद। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उनका जन्म अल्बानिया में हुआ, यह बिल्कुल सही है। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, यह भी सही है। मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, यह बिल्कुल गलत है। एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षक थी, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है क्या? तो है मिशनरी ऑफ चैरिटी। बी ऑप्शन मिशनरी ऑफ चैरिटी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया 1559 में। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया 1559 में। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? तो यह था 1991। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? तो यह था 1991। भारत पाक के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? यह था दिसंबर 1971। भारत पाक के किस युद्ध के बाद पश्चिम बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो यह था दिसंबर 1971। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 3 अक्टूबर 1990। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका के 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था? तो डी ऑप्शन पर्ल हार्बर पर आक्रमण। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? यह थे जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जो राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह थे रिचर्ड निक्सन। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह थे रिचर्ड निक्सन। बिशप टूट किस देश से संबंधित है? तो यह थे दक्षिण अफ्रीका से। बिशप टूट किस देश से संबंधित है? तो यह थे दक्षिण अफ्रीका से। चीन में वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है साई लुई को। साई लून। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है साई लून। कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह है प्लूटो सुकरात के शिष्य थे, बी ऑप्शन। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था क्या था? विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो यह था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलाकार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह था मदुरई से। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कलाकार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे मदुरई। 1909 के अधिनियम संबंधित था किससे? तो यह था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 के अधिनियम संबंधित था किससे? तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू होने से। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भाग लिया और जेल गई थी। यह थे रानी रामा देवी। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने
बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 और के सत्याग्रह 1932 में सविनय आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो यह थी रमा देवी। यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा 1885, भारतीय जनसंघ हो जाएगा 1991, भारतीय समाजवादी दल हो जाएगा 1925 और AIADMK यह हो जाएगा 1972। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो यह थे विलियम विल्सन हंटर। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो यह थे विलियम विल्सन हंटर। ग्रामीण स्थानीय शासन के पंचायती राज नामक किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यह था MK गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामक किस भारतीय नेता का सुझाव का परिणाम था? तो यह था MK गांधी। आखिरी प्रश्न 246 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो यह है चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो यह है चैत्र। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर रहेगा पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, मगर यह अगला वीडियो में आएगा। यह वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मगर कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसमें पूरा सेक्शन किया जिसमें 246 क्वेश्चन था। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जितना अधिक बार आप लोग इसे देखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा और उतना ही आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग से बस ये उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तकें हैं उनके लेखक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।